तो बेसिकली ये आपकी बैकअप क्लास है, जिन जिन लोगों की चीजें छूट गई है, एक काम की चीजें हम लोग अभी यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, जिनसे आप आगे आने वाले चैप्टर में रुकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली और बेसिक चीज जो आपको किसी भी एटम मॉलिक्यूल के लिए पता होनी चाहिए, मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन। तो देखो, नाइट्रोजन के लिए आप तीन चीजें लिखते हो, एक होता है 14, एक क्या होता है 14 AMU, और एक क्या होता है 14 ग्राम, ठीक है। ये तीन अलग अलग टर्म्स होते हैं। आई होप AMU आप सब लोगों ने सुना हो, और नहीं सुना हो तो एक AMU की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/Na ग्राम। कितनी होती है, 1/Na ग्राम। जैसे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या मिलता है, 24 ग्राम। ये आपके 1 AMU का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे आप नाइट्रोजन एटम को देखो तो यहां पर ये जो 14 है, 14 AMU है और 14 ग्राम है। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, जो सिर्फ 14 लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। जब आप इसे AMU में लिख रहे हो तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, मास ऑफ वन एटम, ठीक है। हो जा, है ना। तो इसे आप मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम के नाम से जानते हो। मतलब बेसिकली ना आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में मतलब पता, डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंस क्या है। कि 14 AMU लिखा है उसका मतलब, जब हम 14 ग्राम लिख रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन का मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो आप समझे, ये जो मोलर मास टर्म है ये हमको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। सो व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। इस दुनिया की किसी भी चीज के एक मोल का अगर आप मास ग्राम में लिख दो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब जब मोलर मास की बात करते हैं, यहाँ पे 1 मोल लिखा हुआ गया, तो जो 1 मोल होता है, बताओ 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल का एक सिंपल सा मतलब है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स। इसको आप प्यार से क्या बोल देते हो, एवोगैड्रो नंबर Na। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। जैसे एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 यूनिट्स। एक पेयर का मतलब कितनी यूनिट्स होती हैं, 2। ऐसे एक मोल का मतलब इतनी यूनिट्स हैं। आपने दुनिया की जिस चीज के आगे मोल लिख दिया वो इस नंबर में बदल जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास एक पेन है, मैं आपसे बोलूं मेरे पास 5 मोल पेन है। कितने पेन है, तो बताओ मेरे पास कितने पेन हुए, तो मेरे पास 5 Na पेन हो गए। सिंपल मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो, Na। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2 मोल एप्पल है, तो बताओ मेरे पास कितने एप्पल हैं, 2 Na एप्पल है। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो मोल को, मोल बहुत सिंपल है। मोल सिंपल एक नंबर को दिखाता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं 2 दर्जन, तो आप बोल दोगे 24 यूनिट्स। मैं आपसे बोल दूं 10 दर्जन, आप बोल दोगे 120 यूनिट्स। ऐसे ही मोल का मतलब कितनी यूनिट्स, Na। अगर आपने बोल दिया 1 मोल पेन तो कितने पेन, Na। आपने बोल दिया 5 मोल पेन तो 5 Na पेन, 2 मोल पेन तो 2 Na पेन होंगे। मोल का इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी चीज के मोल्स पता है तो आपको उसका नंबर पता है, या आपको किसी चीज का नंबर निकालना है तो आप उसके मोल्स निकालकर उससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, Na से, क्योंकि मोल का मतलब ही Na होता है। जैसे मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं मोलर मास। अब अगर हम मोलर मास की बात करें तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मास ऑफ 1 पेन 20 ग्राम है। इस एक पेन का मास कितना है, मान लो 20 ग्राम है। और मैं आपसे कहूं मुझे इस पेन का मोलर मास बताओ, क्या बताओ, तो बताओ मोलर मास ऑफ पेन। मोलर मास ऑफ पेन का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल पेन्स। सही है। बताओ 1 मोल में कितने पेन होंगे,
Na। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया हमें Na पेन्स का मास निकालना है, मास ऑफ Na पेन्स, और वो भी किसमें लिखना पड़ेगा? ग्राम में। ठीक है, बताओ एक पेन का मास कितना है? 20 ग्राम। अगर एक का 20 ग्राम है, Na पेन्स का मास कितना होगा? तो वो जाएगा सिंपल 20 इंटू Na ग्राम। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है 5 किलोग्राम, बताओ ए का मोलर मास कितना होगा? तो भैया मोलर मास ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ए का मतलब एक मोल ए का मास, और बताओ एक मोल में कितने ए होंगे? मोलर मास ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ए इन ग्राम। तो बताओ किलोग्राम को पहले बदलो ग्राम में, तो ए का मास कितना हो गया? 5000 ग्राम हो गया। अब मुझे कितने ए का मास निकालना है? एक मोल ए का मास। बताओ एक मोल में कितने ए होंगे? कितने होंगे? तो मुझे मास ऑफ Na निकालना है। तो अगर एक ए का मास 5 ग्राम है, 5000 ग्राम है, तो बताओ एक मोल का मास कितना होगा? 5000 इंटू Na ग्राम। तो अगर आप इन दो एग्जाम्पल्स को समझो, तो हम इस दुनिया की किसी भी चीज का अगर मोलर मास निकालना चाहें, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उस चीज की एक यूनिट का मास लिखना है, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम, और बताओ उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? देखो यही तो किया आपने, आपने एक ए का मास लिखा ग्राम में और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अब ये हुआ जनरल बात। हम मोल यूज करते हैं जनरली केमिस्ट्री में एटम्स वगैरह के लिए। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहता हूं, तो मैं सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। बताओ मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम्स। सही है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? Na से। मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। अब आपने अभी भी बोला कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास, अब आप पीछे आओ, ये देखो नाइट्रोजन के एक एटम का मास हमेशा किसमें लिखा जाएगा? Amu में। तो बताओ नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो गया? Amu। सही है, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। आप चाहो दो तरीके आपके पास करने के, है ना? अभी आप समझो, मान लो यहां नाइट्रोजन की जगह अगर मैं ऑक्सीजन लिखता तो क्या फर्क पड़ता? बताओ 14 की जगह क्या आ जाता? 16 Amu इंटू Na, बाकी सब कुछ सेम रहता। अगर मान लो मैं सल्फर लिखूं तो 32, मतलब ये वैल्यू सबके लिए कॉमन आ रही है ना? लेकिन अभी भी देखो, मेरे को मोलर मास हमेशा किस में लिखना होता है? ग्राम में। मैंने अभी तक इसको ग्राम में, ये भी Amu में ही है। बताओ अगर मैं Amu को ग्राम में बदलूं तो एक Amu कितना होता है? 1/Na ग्राम होता है। तो देखो जैसे लिखोगे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 ग्राम। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 32 ग्राम। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 14। तो एक एटम के मास और मोलर मास में क्या फर्क है? कि मोलर मास जो है एक एटम के मास को Na से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। आप इसे Amu भी बोलते हो या फिर आप इसे एक U भी बोल सकते हो। दोनों की वैल्यू इतने ग्राम, या फिर आप इसे सिंपली 1/Na ग्राम के इक्वल लिख सकते हो। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो U लिख दो, Amu लिख दो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो आप मेरी बात को समझें, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको यह है कि अगर आपको एक एलिमेंट की शक्ल पता है, शक्ल पता मतलब आप जानते हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयरन है, तो आपको उसका मोलर मास पहले से ही पता है। जब मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन, तो बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 16 नहीं, 16 ग्राम। यूनिट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट साथ में बोलना बहुत जरूरी है। मैं बोलूं एक ऑक्सीजन एटम का मास 16
AMU, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो देखो कॉमन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस मैं लिख रहा हूं जो आपके काम में आते रहेंगे, आपको इनको याद वाद नहीं रखना है, जब जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो, यूज करते करते धीरे धीरे आपको याद हो जाते हैं। बोरोन का एटॉमिक मास होता है 10, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसके बाद आप आ जाओ सोडियम जो कि कितना होता है 23, फिर आपके पास आता है मैग्नीशियम जो कि कितना होता है 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम इज 39, कैल्शियम इज 40, फिर आपके पास आता है क्रोमियम विच इज 52, फिर मैंगनीज विच इज 55, फिर आयरन 56, फिर आपके पास आता है निकल विच इज 58, कोबाल्ट जनरली 59, फिर आता है कॉपर 63.5, फिर आता है जिंक विच इज 65, फिर आप यूज कर लो ब्रोमीन जो कि आता है 80, फिर आता है सिल्वर जो कि होता है 108, आयोडीन विच इज 127, बैरियम विच इज 137, और आते रहेंगे, प्लेटिनम ले लो 195, गोल्ड विच इज 197, मरकरी इज 200, और समटाइम्स लेड काम में आता है 208। ठीक है, एग्जाम में आपको हमेशा एटॉमिक मास दिया हुआ होता है शुरुआत के अंदर या क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी होगी, तो आपको सोचने की चिंता नहीं है, यहां जब भी जरूरत पड़े, अब आप इन सबको जानते हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मोलर मास ऑफ आयरन बताओ, तो आप कितना बताओगे 56 ग्राम। मैं आपसे बोलूं मुझे ब्रोमीन का मोलर मास बताओ, क्या बताओगे 80 ग्राम। मैं आपसे बोलूं मुझे सल्फर के एक एटम का मास बताओ, तो आप बोलोगे 32 AM। बोलो इतना समझ में आता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा आपके। फिर देखो अभी तक ये सब एटम्स हैं, तो इनको हम इनका एटॉमिक मास बोल देते हैं। फिर सेम इसी तरह जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, अगर आप उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं H2SO4, तो देखो 2 हाइड्रोजन इंटू उसका एटॉमिक मास 1, प्लस 1 सल्फर एटॉमिक मास 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन कितना 16, बताओ ये कितना आ गया 98 आता है। आपके पास जैसे मान लो ये कंपाउंड है MgCl2.6H2O, तो मैग्नीशियम 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन 35.5, प्लस ये डॉट है तो मल्टीप्लाई नहीं है, सब जुड़ा हुआ ही है, तो 6 इंटू 18, इसको जोड़ लो शायद 213 आ जाता है, देख लेना। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, मतलब एक गिवन मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल आई होप आप सब समझते हैं, तो एक गिवन मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। अब सेम कहानी है, जो कहानी आपने यहां देखी थी नाइट्रोजन के लिए, सेम यही कहानी आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे H2SO4 की बात करूं, तो देखो इस H2SO4 में हम 3 चीजें लिख पा रहे हैं, एक 98, दूसरा 98U, और तीसरा 98 ग्राम। बताओ 98 क्या है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बताओ 98U क्या है, दिस इज मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। और बताओ 98 ग्राम क्या है, दिस इज मोलर मास ऑफ H2SO4। तो मेरी बात फिर समझें, कंपाउंड की शक्ल पता है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर मास या उसका मोलर मास पहले से ही पता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास है CaCO3, बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, तो आप बोलोगे 40 प्लस 12 52, 2 प्लस 48 इज 100 ग्राम। जब आप कंपाउंड को जानते हो, जब आपको उसकी शक्ल पता है, मान लो मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ X2 इज, चले लेते हैं
3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 ग्राम। बताओ मोलर मास ऑफ X2 कितना होगा। देखो आप इसकी शक्ल नहीं जानते हो, आपको पता नहीं X कौन है, तो आपको इसका डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। मान लो ये Cl2 होता तो इसका मॉलिक्यूलर मास 71 ग्राम बोल देते, अगर ये O2 होता तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम 32 ग्राम बोल देते, लेकिन मुझे नहीं पता कि X कौन है। अब मुझे बेसिक डेफिनेशन पे जाना होगा। बताओ मोलर मास ऑफ X2 का मतलब क्या होगा। मास ऑफ 1 मोल X2। बोले तो समझ में आता है। बताओ एक मोल का मतलब क्या होता है, Na। इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, ये हो गई मास ऑफ NaX2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है। तो बताओ NaX2 मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालेंगे, एक X2 मॉलिक्यूल का मास तो वो रहा ये, तो कितना हो गया 3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 ग्राम इंटू Na। यहां Na की वैल्यू रख दो 6 इंटू 10 टू पावर 23, 21 गया, यहां 2 बचा। 3.33 को बताओ क्या मैं 10/3 लिख लूं। बताओ 3 2 कितना हो गया 6, 2 0 यहां से 1 0 यहां से, इसका आंसर आ गया 2000 ग्राम। तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो जब आपको पता नहीं है एलिमेंट की शक्ल, तो फिर आपको कोई और इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि यार मुझे ना मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। बताओ भाई एक इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कितना होगा। वैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कितना 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kgs होता है ना। बताओ मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, करो यानी। पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ, सॉल्व करके। क्या करेंगे, ये इसका मास है तो 9.1 इंटू ग्राम में बदलो माइनस 28 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na यानी 6 इंटू 10 टू पावर 23, तो आ जाएगा 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम। सही है ना, ठीक है। अच्छा एक और छोटी चीज, चलो द मोलर मास ऑफ an unknown element unknown कंपाउंड ले लो, चलो ठीक है, A4 is 124 gram. What would be the mass of one atom of A in grams? बताओ A के एक एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा, ये आपको बताना है। कितना 2.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम। और कोई, हम्म 5 इंटू
-23। और कोई? और कोई? 2.10⁻, इतने सारे कैसे आ रहे हैं यार? ऐसा अलग अलग आदमी का अलग अलग आंसर आ रहा है। क्या? चलिए देखो, उसने बोला है मोलर मास ऑफ A4 124 है, ठीक है। हाँ, एक चीज को आप समझें, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। आपने एक चीज देखी थी अभी थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन के लिए, वैल्यू सबकी सेम है, और नाइट्रोजन का मास नंबर भी 14 होता है, शायद आप लोगों को पता हो। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन की बात है, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अंडरस्टैंड कि मोलर मास, एटॉमिक मास, मास नंबर, एक एटम का मास एमयू में, इन सब की वैल्यूज हमेशा क्या आती है? सेम। तो अगर एक 4 का मोलर मास 124 है, मतलब 4 ए का मास, तो बताओ एक ए का मोलर मास कितना होगा? 31 होगा। 31 क्या होगा? ग्राम। अब अगर इसका मोलर मास 31 ग्राम है, तो इसके एक एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू 31, बस यूनिट बदल जाएगी, सही है। अब आपको 31 एम को ग्राम में लिखना है, तो इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.66 को अगर आप समझदार हो तो 5/3 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो 3 3 जा 1, 0.3 3 जा 9, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे तो 51.5 दिख रहा है, इंटू 10⁻24, या फिर इसे 5.15 इंटू 10⁻23 ग्राम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा था फिर? समझ में आ रहा है सबको? तो छोटी सी चीज है, आपको आनी चाहिए। इतने सारी चीजें मैंने इसीलिए करवाई है ताकि आपको आइडिया रहे कि मोलर मास किसको बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट इनके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कर लेंगे, चिंता मत करो, आ जाएगा। हाँ, दोनों के लिए लिख सकते हैं, एएमयू एटम के लिए लिखते हैं, यू दोनों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद चलते थोड़ा और आगे और बात करते हैं मोल्स कैलकुलेट करने की। तो देखो, अगर आप किसी भी स्पीसी के नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स निकालना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसका मास अब डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब आप समझें, मोलर मास हमेशा किसमें लिखा जाता है? ग्राम्स में। किसमें लिखा जाता है? इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए जो मास होता है। तो बताओ, गिवन मास भी हमेशा किसमें होना चाहिए? ग्राम। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हमने पहले सीख लिया मोलर मास क्या होता है, अब हमें मोलर मास पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसके मोल्स। मुझे जो भी चीज दी है, अगर आपने उसका मास दे दिया मुझे, तो मैं उसको मोलर मास डिवाइड करके क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? उसके मोल्स। इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं रखेंगे हम, इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ऐसे, थोड़ा फास्ट काम हो जाता है कि आपके पास अगर मास है और मास से आप क्या निकालना चाहते हो? मोल्स। बताओ, मास से मोल्स निकालने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड बाय मोलर मास। और मोल्स से मास निकालने के लिए क्या कर देंगे? इनटू मोलर मास। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप समझें फिर से वही कहानी, क्या आप कंपाउंड को जानते हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 125 ग्राम CaCO3 है, मोल्स बताओ। बता देता हूं, 125 बताओ, इसका मोलर मास कितना आएगा? 100। लो भाई साहब, इसके 1.25 मोल हो गए। अब आप समझो, कुछ रटना नहीं है ना? तो 1.25 मोल, मोल का मतलब क्या है?
व्हाट इज द मतलब ऑफ मोल? Na? कुछ नहीं आया अभी तक? आया? मोल का मतलब क्या बताया थोड़ी देर पहले? सपने देखोगे तो कहां से आएगा? आप कहीं खो जाते हो, आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा ना। सत्यम है ना? हाँ सत्यम। मोल का मतलब? पूरी रामायण सुना दी, लास्ट में तो राम कौन था? आई डोंट नो। मोल का मतलब क्या होता है? Na। मोल का मतलब Na यूनिट्स। तो अगर ये 1.25 मोल लिखा है यानी क्या बनेगा? 1.25 Na। अब ध्यान से सुनना, बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल? करेक्ट होगा 1.25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तो अगर आपको कंपाउंड का मास पता है तो मास से आप क्या निकाल लोगे? मोल। मोल से आप क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूल्स। और अब मॉलिक्यूल के अंदर देखो, बताओ उसमें कितना कैल्शियम एटम है? एक। तो अगर एक में एक है, इतने में कितना होगा? तो 1.25 Na इंटू 1 कैल्शियम एटम। देखते जाओ, इसमें ये कॉमन सेंस है, इस चैप्टर में याद रखने का कुछ भी नहीं है। आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक। बताओ इसमें कार्बन का नंबर कितना होगा? 1.25 Na इंटू 1 कार्बन। बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? सब बोलो। इंटू 3 ऑक्सीजन एटम। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 19.6 ग्राम H3PO4 है, ठीक है? इसके मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स तीनों बताओ, लिखो और आंसर दो। चलिए क्या आया? इसका मोलर मास निकालोगे 98 आएगा, तो दिस डिवाइडेड बाय 98 है। अब देखो 98 से क्या बन जाएगा? 0.2 मोल H3PO4। सही है। अब मोल का मतलब Na। बताओ इसी की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? 0.2 N। बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल? तो आप क्या लिख दोगे? H3PO4 मॉलिक्यूल्स। सही है। अब आप एटम्स निकालना चाहते हो, बताओ एक में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो बताओ इतने में कितने होंगे? इंटू 3, तो 0.6 Na हाइड्रोजन। बताओ फास्फोरस कितना? 0.2 Na। बताओ ऑक्सीजन कितना? 0.8 Na। सही है? सत्यम सही ना? अगले का आंसर आना चाहिए। आपका ये आंसर आया आपके? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, मैं यहां पर आपको एक और तरीके से ला सकता हूं, ये बहुत यूजफुल है। क्यों? मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, बट एक बार दिखाता हूं। एक तरीका तो समझ में आ गया ना आपको? अभी दोनों को यूज करेंगे अपन एक एक करके, ठीक है? आप बताओ 0.2 मोल है ना? बताओ एक में कितना हाइड्रोजन है? 3। तो आप यहां से डायरेक्टली हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ H कितने हो जाएंगे? एक में 3 है, 0.2 में कितने हो जाएंगे? 0.6 मोल। बताओ मोल्स ऑफ फास्फोरस कितने? कितने? 0.2 मोल। बताओ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 0.8 मोल। बोलो दिखता है क्या? बताओ मोल का मतलब क्या? बताओ हाइड्रोजन कितने? 0.6 Na हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद क्या है? एटम। एटम्स। बताओ 0.2 Na क्या हो गए? फास्फोरस एटम्स। बताओ 0.8 Na क्या हो गए? ऑक्सीजन। सेम ही आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने ये मोल्स क्यों निकलवाए? क्योंकि इसका एक फायदा है। बताओ क्या आप मोल्स से मास निकाल सकते हो? क्या करेंगे? इनटू मोलर मास। तो अभी देखो आपको इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के मोल्स मिल चुके हैं। बताओ अगर मैं हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन का मास निकालना चाहूं, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.6 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम। आंसर आ गया 0.6।
मान लो मैं यहां पे क्या है, मोल्स ऑफ फास्फोरस है, मोल्स ऑफ फास्फोरस से मैं मास ऑफ फास्फोरस निकालना चाहता हूं, तो इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास है 31, आंसर आ गया 6.2 ग्राम। आराम से समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताओ अगर मैं यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूं तो वो कितना, 0.8 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो आ जाएगा 14.4 ग्राम। मेरी बात समझो, अगर मुझे एक कंपाउंड का मास पता है तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो जो है सबका ऑपरेशन कर सकता हूं। देखो मास से मैंने इसके मोल्स निकाले, इसके मोल से इसके अंदर जो जो था उनके मोल्स निकाल दिए, अब उनके मोल से मैं उनका नंबर निकाल सकता हूं, मैं उनका मास निकाल सकता हूं। और आप जोड़ दो सबको, 0.6 प्लस 6.2 6.8 प्लस 14.4 मिलाकर 19.6 आ जाएगा, 128 12.8 सॉरी, सबको जोड़ दो आपको 19.6। मतलब एक पेज में आप वो एटम मॉलिक्यूल निकालना सब सीख सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, चिंता मत करो, एक बार सिखाया। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास 4.9 ग्राम H2SO4 है, लो भाई इसका ऑपरेशन कर दो। इसमें आपको हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन का मास, सल्फर के एटम, सल्फर का मास, ऑक्सीजन, जो जो अपन ने सीखा था वो सब निकालना है, निकाल दो। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मास सब कुछ निकाल दो। हो गया? हाँ भाई बताओ, इसका मोलर मास 98, तो दिस डिवाइड बाय 98, आप चाहो तो इसे 0.05 मोल लिख लो, है ना? या फिर ये 0.1 में कौन खेलेगा, मैं इसे 1/20 मोल भी लिख सकता हूं, आपकी इच्छा है, आप जो लिखना चाहो। चलो भाई हो जाए शुरू। मोल का मतलब Na, और ये खुद क्या है, तो ये बन गया 1/20 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO। या तो चल लो या फिर इसको भी छोड़ो। हाँ, अगर आपको मॉलिक्यूल चाहिए तो वो आप यहां से निकाल सकते हो, है ना? या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि देखो भाई बंधु, ये 1/20 मोल है ना, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ H, तो 2 इंटू 1/20 दैट इज 1/10। बताओ मोल्स ऑफ सल्फर कितने होंगे, 1/20। और बताओ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 इंटू 1/20। बोले इसमें किसी को डाउट? अभी आ गए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इन मोल्स से आपको क्या निकालना है, क्या आप हाइड्रोजन का मास निकालना चाहते हो? हाँ, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 ग्राम। क्या आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना चाहते हो? तो बताओ ये क्या है, 1/10 मोल्स। मोल्स का मतलब क्या है, Na, Na/10 एटम्स हो गए। ये देखो यहां ये क्या है, मोल्स ऑफ सल्फर। अगर मैं सल्फर का मास निकालना चाहता हूं तो इनटू मोलर मास कितना आ गया, 1.6 ग्राम। अगर सल्फर का नंबर निकालना चाहता हूं तो कितना, 1/20। समझ में आ रहा है सबको? कर सकते हैं? चलिए, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, लिखे व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन will be present in 21.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। बताओ भाई 21.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में सिन का मास कितना होगा? और एक और क्वेश्चन, calculate number of atoms present in 68.4 ग्राम शुगर। शुगर का फॉर्मूला
वो ग्लूकोज होता है भाई। C12H22O11। चलो डिस्कस करते हैं। पहले का आंसर 0.02 ग्राम ऑक्सीजन का 9 हाँ ये सही लग रहा है, देखते हैं। समझे मेरी बात? सबसे पहले इसका ग्राम, इसको डिवाइड करो इसके मोलर मास 106 से, है ना। 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 12 58, नहीं हाँ 58, 58 प्लस 48 106, है ना। तो आपके पास बेसिकली 0.2 मोल Na2CO3 है और आपको चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो देख लो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे बताओ। 3 इंटू 0.2, आपके पास 0.6 मोल ऑक्सीजन है। सही है? बताओ मास कैसे निकालेंगे। 0.6 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, आंसर आ गया 9.6। सही है? क्या इसका बता दो अप्रोक्स। ये अच्छा 106 इंटू 212, 21.2 करूं इसको ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात। ये वाला बताओ। इसका आंसर दो। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब सारे, कुछ स्पेसिफाई नहीं है ना, सारे के सारे काउंट करने हैं, है ना। बताओ भाई आंसर। 9Na। हाँ भाई पहला आंसर 9Na। Na। जितने लोग उतने आंसर। 0.2 देखते हैं। 9, 3 लोग 0.2, 3 लोग 9, नहीं 2 लोग 9, नहीं 3 लोग 9, 3 लोग 0.2। टाई ब्रेकर सत्यम 0.2। आई डोंट नो, मुझे तो आंसर चाहिए। 9। हाँ भाई पार्टी बदल ली एक जने ने तो। अंकन तुम भी केजरीवाल बनोगे। चलिए करेक्ट आंसर इज 9Na। हाँ दिख रहा है ना। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342, तो 68.4 डिवाइडेड बाय 342, तो ये बन गया 0.2 मोल। C12H22O11। अब मोल का मतलब Na, तो जिसने 0.2 Na आंसर दिया भाई समझ तो लो, 0.2 Na तो क्या आएंगे, H22O11 आएंगे ना। तो बताओ 0.2 Na तो मॉलिक्यूल्स है, बताओ इसमें कार्बन कितना होगा इंटू 12, हाइड्रोजन कितना होगा इंटू 22 और ऑक्सीजन कितना होगा इंटू 11। या तो ऐसे कर लो या इसमें गिन लो टोटल ही 12 प्लस 22 प्लस 11 45 एटम्स हैं, 45 कितना है। तो आप 0.2 Na को सिंपल 45 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा 9Na। कितना मिलेगा, किसी को डाउट? सही है। अब
फिर अगले क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर। हाउ मेनी एटम्स ऑफ nitrogen will be present in 3 ग्राम उरिया। उरिया जानते हो, NH2। चलो आसान सा प्रश्न, फटाफट आंसर दे दो। 0.1 एन ए, हाँ वही 0.1 एन ए। जल्दी आंसर निकालो भाई, सुबह पनवेल निकलना है। और सोचो। और जी पुत्र, कितने उत्तर? इतनी बड़ी कैसे कैलकुलेशन कर दिया आपने? ये क्या है, ये क्या किया है? ये इतनी लंबी सारी लाइन लगा दिया। ये क्या है ये क्या किया था? नहीं तो इसको डिवाइड क्या किया था? ये क्यों किया था? ये क्या चीज है? मोलर मास। इसका मोलर मास निकाला क्या आपने? कितना आया? तो निकालो ना। हाँ भाई, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? जल्दी निकाल के बताओ। इधर देखो, आपको मोलर मास निकाला नहीं आ रहा। कितना नाइट्रोजन है? और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। प्लस कितने हाइड्रोजन है? इंटू 1। प्लस कितना कार्बन है? 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन कितना है? 16। इसकी फोटो ले लेना, यहां से देख। हाँ, पीडीएफ तो ले ही लोगे, अभी तो पता ही नहीं है ना आपको, सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो क्या दिया इसका मास। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो उसका मतलब पता होना चाहिए क्यों डिवाइड कर रहा हूं। फॉर्मूला नहीं याद रखना। 3/60 से आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया बोले तो NH2CONH2। ठीक है, अब मुझे इसमें नाइट्रोजन बताना है। तो देखो, या तो सीधा नाइट्रोजन के मोल्स निकालो। बताओ एक में कितने नाइट्रोजन है? 2। तो इसके हो गए आपके पास 1/20 मोल्स ऑफ NH2CONH2। बताओ इसमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? इसके 2 टाइम्स, क्योंकि एक में 2 है। तो गया, ये आ गया 0.1 मोल। और आपको नंबर बताना है तो मोल का मतलब Na। अब वो कुछ नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। सही है, चलिए इसके बाद देखें। अभी तक आपने जो कैलकुलेशन की उससे आपके सामने एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखो, ये थे मोल और ये थे नंबर ऑफ एटम्स। आपने मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से। तो यहां पे सेकंड कैटेगरी का फॉर्मूला आता है कि अगर आपको किसी चीज के मोल्स पता है और आपको उससे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब ये पार्टिकल्स में एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो सब आ सकता है। तो मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं तो आप इनटू Na करते हो, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हो तो आप डिवाइड बाय Na करते हो। देखो जैसे यहां आपको इसके मोल्स पता थे,
सामने देखो सभी लोग, ये एटम है या मॉलिक्यूल है? तो जब मैं इसको इनटू Na करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? अपने आप ही एटम्स। जैसे यहां देखो, ये 1/20 मोल था। मैंने आपको जो भी सिखाया, मोल का मतलब Na, मतलब बेसिकली आप जब इसको इनटू Na करोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा? Na/20। ये बताओ जो Na/20 वैल्यू आएगी, ये एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या होंगे? क्योंकि ये खुद क्या है? एक। तो इसके मोल को Na से मल्टीप्लाई किया तो आपको Na/20 क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। आप जो गलती करते हो ना, आपको ये पता ही नहीं होता कि आप एटम्स निकाल रहे हो मॉलिक्यूल्स। बस फॉर्मूला रट लेते हैं, इनटू Na करेंगे तो एटम्स मिल जाएंगे। किसके मोल्स को आपने Na से मल्टीप्लाई किया है, उससे आपको पता लगेगा कि आपको एटम्स मिल रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 5 मोल H2SO4 है, तो बताओ जब मैं इसको इनटू Na करता हूं तो ये जो 5 Na मिलेगा ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या है? दिखता है? अब अगर मुझे इसमें एटम्स निकालने हैं तो करते जाओ मल्टीप्लाई। 1 में 2, 5 Na में कितने? 10 Na हाइड्रोजन हो गए। सल्फर कितना हो जाएगा? 5 Na। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 20 Na। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, तो छोटी चीज एक और है, मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू Na, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स क्या कर दोगे? डिवाइड बाय Na। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ 1.2 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ H3PO4, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे? तो मुझे सिंपली क्या करना है? इसको डिवाइड करना है Na, यानी 6 इंटू 10⁻20। आंसर आ गया 0.02। बात खत्म। सही है? लेकिन एक बार मुझे मोल्स पता लग गया, बताओ क्या मैं मोल्स से मास निकाल सकता हूं? बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है? 98 ग्राम। तो आंसर आ गया 1.96 ग्राम। आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको मोल्स निकालने होंगे, मास से मोल्स, मोल से मास। ये आपको बहुत अच्छे से खेलना आना चाहिए। बोलो कर सकते हैं? किसी को डाउट तो पूछ लो। हाँ, H2SO4 का तो 98 होता है, हो सकता है, उसका लोग लेना देना नहीं है, लेकिन सही है। चलिए फिर देखें, आपके पास थर्ड कंडीशन आती है एसटीपी। क्या आती है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो एसटीपी है, इसके खुद के 2 कन्वेंशन है। एक इसका पुराना कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन कहता है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो होता है 1 atm और जो टेम्परेचर है वो होता है 273 केल्विन। जो इसका नया कन्वेंशन है वो ये कहता है कि प्रेशर जो है 1 बार है और टेम्परेचर वही 273 केल्विन। इन दोनों की वजह से वैल्यू चेंज होती है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ आइडल गैस इक्वेशन, विच इज PV इज इक्वल्स टू nRT। सही है? यहां पर R जो है उसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0.0821। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर रटने की जरूरत नहीं है, आपने यूनिट डायमेंशन सीखा है कभी ना कभी। ये 2 टर्म लिखे हुए हैं इक्वल के इधर उधर, उन सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। तो अगर आप R की यूनिट निकालना चाहते हो तो देखो, प्रेशर की यूनिट ATM, वॉल्यूम की यूनिट लीटर ले लेते हैं, डिवाइड बाय मोल्स, तो पर केल्विन पर मोल, N और T से डिवाइड करो।
या फिर आप इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो, 1/12 एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन पर। बोलो बात समझ में आ रही? तो आप समझे इस चीज को कि जो R है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल, या फिर आप इसे अप्रोक्सीमेटली 1/12। अभी अपने को यही वैल्यूज की यूज करनी है। तो अगर मैं इसको लगाऊं और कैलकुलेट करूं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, तो देखो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, nRT अपॉन P। N की वैल्यू 1, 1 मोल लिया है, बताओ R की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821, टेम्परेचर है 273 और प्रेशर कितना है 180। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाती है 22.4 लीटर्स। तो देखो हमें 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर एसटीपी पर पता है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। या फिर उल्टा, अगर मेरे पास किसी गैस के 22.4 लीटर है, मतलब मेरे पास गैस का कितना मोल प्रेजेंट होगा, 1 मोल। मोल को अलग अलग चीजों से रिलेट कर रहे हैं। सेम चीज अगर हम यहां कैलकुलेट करें, यहां पर नए कन्वेंशन के हिसाब से वॉल्यूम एट एसटीपी, तो मोल्स 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर है 273 अपॉन प्रेशर। अब आप ध्यान दें, यहां प्रेशर है बार में, 1 एटीएम जो होता है वो 1.013 बार के इक्वल होता है। याद बात नहीं रखना है, अभी आपको आगे पढ़ोगे काम में आएगा। तो 1 बार को आप 1.013 एटीएम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप प्रेशर यहां लिख दो 1 बार, तो इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आप आर की जो वैल्यू यूज करते हो उसमें प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम में। तो आपको इसको एटीएम बदलना है, तो आप लिखोगे 1/1.013। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू कितनी आती है, 22.4 आती है। अब ये 1.013 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 22.7 लीटर। तो इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ये 22.4 है और ये 22.7 है। कैलकुलेशन समझ में आती है? अब इसको हम एक फॉर्मूले में बदल देंगे। अब हम बोलेंगे कि देखो बंधु, अगर तुम्हारे पास 22.7 लीटर ऑफ गैस है एट एसटीपी, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितनी गैस है, 1 मोल गैस है। कितनी गैस है, 1 मोल गैस। बोले समझ में आता है? तो मान लो मेरे पास 1 लीटर हो अगर गैस का, तो मेरे पास 1/22.7 मोल है। तो अगर मेरे पास गैस का V लीटर है तो मेरे पास कितने मोल्स होंगे, V/22.7। यानी यहां से हमारा तीसरा फॉर्मूला आया मोल्स निकालने का। क्या हो गया फॉर्मूला, कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और उसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, 22.7 लीटर से। अगेन हम फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये लीटर में है तो यहां पे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर यहां मिलीलीटर में है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीलीटर में। और अब हम फिर फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे, मोल्स, और यहां लिखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी। तो समझें, बताओ अगर आपको मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो क्या कर दोगे, इनटू 22.7। और अगर आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 22.7। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन यह है नए कन्वेंशन के हिसाब से। अभी भी आपको शीट में, डीपीपी में, कई बुक्स के अंदर ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आंसर मिलेगा। तो आपको समझना है कि अगर आप ओल्ड कन्वेंशन देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से वॉल्यूम कहां पर रहता है, 1 एटीएम एंड 273 कैलोरी। उस केस में मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे
और 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। हाँ बोलो, आएगा। अब अगर एग्जाम में एसटीपी आता है तो आप यही यूज करो, उससे आंसर दिया तो गलत है और ऑप्शन क्लोज हुआ है तो गलत हो सकता है। तो ये बहुत कॉन्शियसली आपको, अभी कई क्वेश्चन ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना रखना, एग्जाम में एसटीपी लिखा हुआ रहा तो हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, 22.7। तो अब पढ़ा, एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। लिक्विड वगैरह पर मत लगा देना। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, 22.7 पढ़ते ही या एसटीपी पढ़ते ही सीधा डिवाइड करते हैं 22.7 से। रटना नहीं है, आपको डेटा को प्रोसेस करना है, क्या डेटा दिया है। जैसे मैं आपको समझाऊं, हम क्वेश्चन करें कि हाउ मच, या सिंपल इतना भी कौन कहानी लिखेगा, सिंपल बात करते हैं, कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, फटाफट फटाफट। पहला 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट 1 atm एंड 273 केल्विन। दूसरा 45.4 लीटर मिट जा, लाहौल वाला कुत, क्या मिटना था, क्या मिट गया। 45.4 मिलीलीटर ऑफ ओजोन एट एसटीपी। थर्ड 896 ml CO2 at 1 atm and 273 Kelvin. Fourth 22.4 liter H2O at 1 atm and 273 Kelvin. इन सबके मोल्स निकालने हैं आपको। हो गया, बताओ। पहला 0.5 मोल्स, कुछ नहीं है, 1 atm 273 है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 22.4। दूसरा ये रहा, डिवाइडेड बाय 22.7, लेकिन ये है लीटर और ये क्या है मिलीलीटर। तो 45.4 ml 22.7 इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है, तो ये इसको 2 टाइम्स उड़ाएगा, आंसर आएगा 0.002 मोल्स। और क्योंकि उसने एसटीपी दिया है तो मैं 22.7 से डिवाइड करूंगा। सत्यम, सही क्या? आपका नाम क्या है? बलराम, दाऊ है? चलो इसका आंसर बताओ। वन एटीएम 273 है, किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, लेकिन ये मिलीलीटर है, इंटू 1000 और कर देंगे। सही है, इसका पॉइंट गया 0 से, ये इसको 4 बार उड़ाएगा, आंसर आ जाएगा 0.04। सही है, इसका आंसर 1। वेरी गुड, गलत है, आगे बढ़ो। फिर अब क्या करेंगे, फंस गए जाल में तुम।
टेम्परेचर बढ़ाऊं? मैं नहीं बढ़ा सकता, मेरे बस में नहीं है, इट इज नॉट इन माई हैंड्स। क्यों करेंगे डिवाइड बाई 18? डेंसिटी 1 होता है तो डेंसिटी 1 क्या होता है? 1 ग्राम। आर यू श्योर? ग्राम पर सीसी। 1 सीसी में 1 ग्राम, 1 सीसी। हाँ भाई, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर सीसी? ml पक्का? चलिए, तो सबसे पहले आपको कभी भी देगा नहीं, इसलिए आज के बाद ये ध्यान रखें, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cc इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबका मतलब एक ही है, ठीक है? तो अभी ये वॉल्यूम कितना दिया है, इसको मैं डिवाइड बाय 22.4 तो नहीं कर सकता क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है? तो ये तो सरासर गलत है। अभी आप देखो, आपके पास वाटर का वॉल्यूम है कितना? 22.4 इंटू 1000, यानी 22,400 मिलीलीटर। मैं यहां से मास ऑफ H2O निकालूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1। तो आंसर आ गया, ये हो गया 22,400 ग्राम मास। बताओ, मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय एस का मोलर मास 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना है, जिन जिन को चीजें नहीं आ रही, जिन जिन लोगों को नहीं आ रही चीजें, वो लोग इनको दोबारा प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये आएगा। बेसिक मोल्स कहलाता है, ठीक है? तो अब देखो, फाइनली हमने मोल के 3 फॉर्म सीख लिए हैं। 3 चीजों से मोल्स निकालना सीखा। एक मास से, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तब आप इन सबको आपस में लिंक कर सकते हो। बताओ, मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलो सभी। डिवाइड बाय मोल। और मोल से मास निकालना होगा तो इनटू मोलर। बताओ, वॉल्यूम से मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 22.7 एसटीपी। बताओ, मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22. नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय Na, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, जो पहली कैटेगरी आप कर चुके हैं क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, ये वाले तो, बट आपसे कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये कि व्हाट मास ऑफ CO2 will occupy 672 ml at 1 atm and 273 Kelvin। बताओ भाई, कितना? 1320, 1320। और कोई? चलिए देखो, 672 ml है 1 atm 273 पर। मास निकालना है तो पहले वॉल्यूम से क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। तो पहले आप यहां पर मोल्स निकालो CO2 के। कितना? 672 ml डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि 1 atm 273 है। लीटर को बदलो मिलीलीटर में, तो 0 से 0 गया, ये इसको 3 बार उड़ाएगा, तो आ गया 0.03 मोल। ये क्या आ गया? CO2 का मोल्स। बताओ, मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर। आंसर होगा 1.32 ग्राम। शादी आ गई तो
सही है, कर सकते हैं। तो ये बेसिक मोल्स है, धीरे धीरे यूज करते करते आप सीख जाओगे, टेंशन ना लें। अब चलते हैं अगले पार्ट पर जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं? जो आपके सबसे ज्यादा काम में आता है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा मतलब एक बैलेंस्ड आज क्या है बे? क्या बोलो? कौन आ रहा है? शादी विवाह है, चलें खाना खाने? तैयार हो रहोगे? तुम्हें कौन से किसी ने बुलाया जो तैयार होगे बे? हैं? चलिए, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन की शक्ल। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप समझें, ये मेरी फेवरेट रिएक्शन में, इसलिए सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड दिस गिव्स यू 2NH3 गैस। ठीक है? क्या ये जो आपको दिख रहा है ना, 1 यहां लिखा हुआ है, ये 3, ये 2, इनको हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। this and this। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, these stoichiometric coefficients may represent moles for solid, liquid, gas। मोल्स किसी के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए। कपेस, तुम्हारा ध्यान तो म्यूजिक में है। एंड वॉल्यूम फॉर गैसेस ओनली। ठीक है? कभी कहना क्या चाहता है? कभी कहना चाहता है कि देखो बंधु, इस रिएक्शन की शक्ल देखकर तुम यहां से बोल सकते हो कि यहां पर नाइट्रोजन का 1 मोल काम में आया है। कितना काम में आया है? इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन की शक्ल देख लो बस। इस 1 मोल नाइट्रोजन के पूरा काम में आने के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? 3 मोल। और जब ये 1 मोल खत्म होगा, ये 3 मोल खत्म होगा, तो ये कितना मोल बनेगा? 2 मोल। सही है? किसी भी रिएक्शन में मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन मोल्स कंजर्व्ड हो वो जरूरी नहीं है। मोल्स need not to be conserved। मोल्स बदलेंगे। सिंपल एक लाइन लिख देते हैं, मोल्स आर नॉट कंजर्व्ड। देखो, जैसे बताओ, आपने शुरुआत में टोटल मोल्स कितने लिए? 4। बाद में कितने मिले? 2। मोल्स बदल गए। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स बदल सकते हैं। क्या नहीं बदल सकता है? मास। अगर आपने 20 ग्राम रिएक्टेंट लेके शुरू किया था, तो आपको प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा? 20 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है? अभी आप समझो, अगर मुझे यह पता है, तो किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आप हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन ही लो, मेरी जितनी मर्जी पड़े मैं उतनी नाइट्रोजन ले सकता हूं। मान लो मैंने 5 मोल नाइट्रोजन ली, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भैया, बताओ 1 के लिए कितना चाहिए? तो 5 के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? 3 × 5 यानी 15 मोल। और 1 से कितना बन रहा है? 2। तो आपके पास कितना है? 5। 5 से अमोनिया कितना बन जाएगा? 10 मोल।
तो आपको अगर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पता है तो उससे आप ये पता कर सकते हो एक मोल से कितना बनेगा, फिर मेरे पास जितना मोल है उससे निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि सेम रिएक्शन में मैंने कुछ 12 मोल हाइड्रोजन यूज किए एक बार के लिए, तो बताओ नाइट्रोजन कितनी चाहिए होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यार 3 के लिए कितनी चाहिए, 1। सही है। अगर 3 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/3। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं कि 3 के लिए 1 है तो 1 के लिए होगा 1/3, तो 12 के लिए कितना होगा, इंटू 12, यानी मुझे 4 मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा। जब मैं 4 मोल नाइट्रोजन और 12 मोल हाइड्रोजन यूज कर लूंगा तो उससे अमोनिया कितनी मिलेगी, तो भैया 3 से मिल रही है 2, 1 से मिलेगी 2/3, तो 12 से कितनी मिल जाएगी, इंटू 12। तो यहां से मुझे 8 मोल क्या मिल जाएगी, अमोनिया। सही है। आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो। क्या रिलेट कर सकते हो, तो आओ रिलेट करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम MgCO3। वैसे तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए बट फिर मैं लिख रहा हूं। MgCO3 सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मोल पूछा ही नहीं है। चलिए तो देखिए पहला केस दिख गया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, 84 आएगा। दिस डिवाइड बाय 84, दैट मींस आपके पास MgCO3 के 0.2 मोल्स है। तो यहां इस रिएक्शन शक्ल देखो, इस रिएक्शन शक्ल बता रही कि जब आप इसका 1 मोल लोगे उससे ये 1 मोल बनेगा और ये भी कितना बनेगा, 1 मोल। दिख रहा है। तो अगर ये 1 से 1 बन रहा है तो बंधु आपके पास कितना है, ये 0.2 मोल। तो 0.2 मोल से ये कितना बन जाएगा, 0.2। तो आपके पास 0.2 मोल CO2 है, लेकिन आपको CO2 क्या निकालना है, मास। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, इंटू 44। आंसर आ गया 8.8 ग्राम। कंबस्टन का मतलब क्या होता है, जलाना। इसके साथ जलाना, ऑक्सीजन के साथ। तो C8H18 प्लस O2, इससे दो ही चीजें मिलती है, एक CO2 और एक H2। और मैं बाद में सिखाऊंगा, बट एक चीज पे ध्यान दें, इस रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं गिवन है। देखो ये वाटर जो है, क्योंकि आप जला रहे हो, ऑब्वियसली ऑक्टेन लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस बनेगी और वाटर। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे करवाई गई है वो 100 डिग्री से ज्यादा हो, तो वाटर कौन सी फॉर्म में आएगा, गैस। और अगर वो 100 डिग्री से कम हो तो लिक्विड। कुछ नहीं दिया है तो हम रूम टेम्परेचर मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, और रूम टेम्परेचर पर वाटर कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड। बैलेंस करो, कितने कार्बन है, 8। आई होप बैलेंसिंग सबको आती है। यहां कितने, 18, तो 9 2 जा 18, 16 और 9 25। अब अगर मैं इसको 25 लिख दूं तो ऑक्सीजन 50 हो जाएंगे। 25 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2। सही है। सब शक्ल देखो, बताओ इसके 1 मोल से
CO2 कितना मिल रहा है 8 मोल। आपके पास कितने मोल है, इसका मोल मास आएगा 114, तो डिवाइड बाय 114 यानी आपके पास इसके 5 मोल है। बताओ 5 मोल से CO2 कितना बनेगा, 8 इंटू 5 यानी 40 मोल। ये तो नहीं देगा, ये तो खुद लिखनी पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आज पता लग गया ना, आज का ध्यान रखना। 40 इंटू 44 आंसर आएगा 1760 ग्राम, जिसे आप 1.76 किलोग्राम लिख सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें, याद करने का यार। कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाओ, कार्बन जाएगा CO2 में और H2 फ्री में मिलेगा। तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो आज यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी फिर अपन इसका एक और पार्ट रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्लास रख लेंगे एक दिन में कभी भी। अभी ना आप लोगों को मोल की PSS मिली हुई है, नहीं मिली हुई? तो ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, उसको मैं बता दूंगा कौन कौन सी करनी है। नहीं, मैं मिक्स आप मत करना, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, मैं आपको एक मिक्स करवा के PSS दूंगा, वो सॉल्व कर लेना आप लोग बस, ठीक है।